हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द कुंजाई ट्रेनिंग सेशन। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं ये है GWP यानी गुड वेयरहाउस प्रैक्टिसेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वेयरहाउस का रख रखाव कैसे करना है, पर्टिकुलरली इन पेस्टिसाइड फील्ड। जब आप पेस्टिसाइड से डील कर रहे हैं, पेस्टिसाइड को स्टोर कर रहे हैं और उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वेयरहाउस का जो मैनेजमेंट है वो आपको कैसे करनी है और कैसे उसका रख रखाव करना है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेयरहाउस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों एक वेयरहाउस की जरूरत होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज वेयरहाउस इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्पेस, इक्विपमेंट एंड पीपल। एक कंप्यूटराइज प्रोसीजर है आज के टाइम में। पहले तो सब पेपर्स के ऊपर ही मैनेज होता था। सो अब क्या क्या मैनेज होता है, इन्वेंट्री, जो भी आपका रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या कोई भी इक्विपमेंट या आपकी जो भी इन्वेंट्री है, चाहे आप मैकेनिकल या मेंटेनेंस इन्वेंट्री से लेके जो भी चीजें हैं उसको आप मैनेज करते हो। जो अवेलेबल स्पेस है उसको आप मैनेज करते हो। कम स्पेस में कैसे आप सारा मैनेज करेंगे, थ्रू रैक्स और थ्रू एनी पैलेट सिस्टम, इक्विपमेंट और लोगों को कैसे यूटिलाइज करोगे। सो इट इज ए वेयरहाउस इज ए कंप्लीट डिपार्टमेंट। इट इज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड टाइमली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करना और जो हमारा माल है उसको टाइमली पहुंचाना। मीन्स अगर एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग वेयर हाउस हैं, तो हम क्या करते हैं, हर एक स्टेट में उस वेयर हाउस में एक बल्क में प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। वहां से फिर उसकी डिलीवरी करना इजी हो जाता है हर एक कस्टमर के लिए। स्टैंडर्ड रिसीविंग प्रोसेस फॉर शिपमेंट टू मैनेज द प्रोसेसेस विद अटमोस्ट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। वेयर हाउस किसी भी काम को जब करता है तो उसको हाईएस्ट सेफ्टी के साथ और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ मैनेज करते हैं ताकि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट का चांसेस ना हो। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्मूथ ऑडिट सिस्टम। अगर कभी भी किसी भी स्टेज पे हमें इन्वेंट्री चेक करनी है तो वेयर हाउस में ऐसे सिस्टम होते हैं कि हम एट ए टाइम जाके विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम पूरी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स कैन बी फाउंड करेक्टली, प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक विद द कस्टमर। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट या वेयर हाउस लेके चलता है। आप देख रहे हैं वेयर हाउस सिस्टम टिपिकली होता कैसे है। जैसे अगर मैं ये वेयर हाउस की बात करूं, सो पैलेट सिस्टम इसमें होते हैं, लॉजिस्टिक्स इसमें होती है, कार्गोज का आना जाना, लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउस से रिलेटेड होती है। अनलोडिंग जब भी माल अंदर आता है या जिसको रॉ मटेरियल इनकी हम बात करते हैं वो होता है। प्रॉपर पैलेटाइजेशन सिस्टम होता है कि माल को जब तक हमें रखना है उसकी सेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग है, जब तक भी वो वेयर हाउस में पड़ा रहेगा तब तक। और ये वेयर हाउस के जो मैनेजर जो भी उसको स्टॉक लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं, चीजों को गाइड करते हैं। सो इस तरह का एक वेयर हाउस सिस्टम होता है। ये आप पिक्टोरियल देख सकते हैं। ये एक टिपिकल वेयर हाउस का एक पिक्चर ली है। ये रैक सिस्टम है पैलेट के ऊपर। आप इजीली गिन सकते हैं कि अगर एक पैलेट में बात करें कि 16 कार्टन या 16 यूनिट हमने रखी हैं, सो इजीली कोई भी गिन के बता सकता है कि इसमें कितना मटेरियल पड़ा है। सो इट इज ए इन्वेंट्री सिस्टम बहुत इजी बनाया जाता है ताकि आप बहुत जल्दी से उसकी इन्वेंट्री चेक कर लें। स्टोरेज कंडीशन जो होती हैं वो वेयर हाउस की कैसी होनी चाहिए, क्या क्या, मैं जनरल बात करूंगा। एक पेस्टिसाइड वेयर हाउस के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जनरल प्रिकॉशन एंड रिक्वायरमेंट, आपके पास फर्स्ट एड वहां पे होनी चाहिए, स्पिलेज कंटेनर होना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए जैसे कि मैंने बताया। सो मेडिकल और जो भी आपकी फर्स्ट एड की किट है वो इजीली विजिबल हो और बहुत आसानी से आपको मिल जाए जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो।
ऐसे ही इन केस अगर कोई भी पेस्टिसाइड लीक होता है, स्पिल होता है, तो उसको कंटेन करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास कंप्लीट एक स्पिल किट होनी चाहिए। और इन केस ऑफ फायर, अगर कुछ फायर होती है, बिकॉज बहुत सारे पेस्टिसाइड वोलेटाइल होते हैं तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपके पास अपडेट होने चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट है जो किसी भी वेयर हाउस को फुलफिल करनी पड़ती है। सेल एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, कैसे सेल हो, कैसे उसका स्टोरेज हो पेस्टिसाइड का, वेयर हाउस शुड बी अवे फ्रॉम द फूड एंड मेडिसिन स्टोरेज एरिया। जो पेस्टिसाइड का वेयर हाउस है वो हमेशा ऐसी जगह से दूर होना चाहिए जहां पे कहीं फूड की फैक्ट्री हो या कहीं फूड से रिलेटेड काम होता हो या कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, ताकि गलती से भी कोई वोलेटाइल पेस्टिसाइड के मॉलिक्यूल फूड में या किसी भी ड्रग में, जो दवाइयां बनती हैं उनमें जिनको कंज्यूम किया जाता है, उनको कंटेमिनेट गलती से भी ना करें। तो हमेशा जो वेयर हाउस होता है वो ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए। सेकंड, ऑलवेज स्टोर पेस्टिसाइड इन इट्स ओरिजिनल पैकिंग। ये हमेशा बोला जाता है कि जो पेस्टिसाइड होता है वो उसके ओरिजिनल पैकिंग, जो हम लेबल, लीफलेट के साथ में एक प्रॉपर पैक होता है, मोनो कार्टन, पाउच या कोई कंटेनर, उसी में होना चाहिए ताकि प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। कभी भी किसी भी पेस्टिसाइड को किसी नॉर्मल कंटेनर में कभी भी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ना ही उसको किसी नॉर्मल कंटेनर में बेचना चाहिए। हमेशा उसकी जो सेल है वो उसके ओरिजिनल पैकिंग के साथ ही करनी है। शुड नॉट बी सोल्ड टू द माइनर बिलो 18 ईयर्स। कभी भी किसी बच्चे को पेस्टिसाइड नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है या उनका माइंड लेवल भी ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपसे खरीद लिया, बिकॉज घरों में भी जब ये रखा जाता है तो इसको प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं। बट टीनेजर्स में सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो चांसेस होते हैं कि अगर वो आप इजिली खरीद के पी ले तो एक्सीडेंट या वो लेथर प्रूव हो सकता है। तो 18 साल से छोटे बच्चों को कभी भी ये नहीं बेचें। वार्निंग नोटिस इन द वेयर हाउस एरिया मस्ट बी डिस्प्लेड। जगह जगह पे वार्निंग साइन होने चाहिए कि आपने यहां पे क्या रखा है, ताकि सबको पता चले। शुड बी स्पार्क फ्री एंड स्मोकिंग फ्री। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो आपको स्पार्क फ्री बनाना है। मींस कोई भी लूज वायर ना हो, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क ना कर रही हो और उसके आसपास कोई स्मोकिंग ना हो या कोई भी नेकेड फ्लेम, कोई आग ना जलाए वहां पे। वेयर हाउस एरिया मस्ट बी सिक्योर फॉर एनी अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री। ऐसा ना हो कि कोई भी उस वेयर हाउस एरिया में एंट्री ले रहा है। सो प्रॉपर वहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी अननेसेसरी पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन उस वेयर हाउस में एंटर ना कर पाए। वार्निंग साइन मस्ट बी डिस्प्लेड अराउंड द प्रेमिसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वार्निंग साइंस भी होने चाहिए, नोटिस के साथ साथ में साइन भी होने चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। यूज ऑफ वार्निंग साइन, इस तरह के वार्निंग साइन हमें यूज करने चाहिए। ऑलरेडी हमने हमारे जो वेयर हाउस हैं उनमें ये डिस्प्ले करवाए हैं। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे जो सेफ्टी साइंस हैं वो डिस्प्ले करवाए हैं। इट इज ए कैटेगराइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड। किस तरह का पेस्टिसाइड होता है, अगर कौन सा सिंबल है, रेड सिंबल है तो उसका क्या मीनिंग है, ताकि इजीली पता चल जाए कि कौन सा पेस्टिसाइड जो आप हैंडल कर रहे हैं कितना ज्यादा घातक हो सकता है। नो स्मोकिंग एंड नो नेकेड फ्लेम्स, इस तरह के वार्निंग साइंस। डू नॉट एंटर अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट परमिटेड। इस तरह के वार्निंग साइंस हमेशा प्रेमिसेस, वेयर हाउस की प्रेमिसेस में होने चाहिए। सेकंड इज हैंडलिंग लीकेज एंड स्पिलेज। जो मैंने बताया था कि अगर लीकेज एंड स्पिलेज हो जाती है उस केस में आपको क्या करना है। पेस्टिसाइड रिसीव्ड इन डैमेज कंटेनर मस्ट बी केप्ट सेपरेटली एंड रिटर्न टू द सप्लायर और डिस्पोज्ड ऑफ। अगर रिसीविंग के टाइम में आपको कुछ ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि ये डैमेज है या लीकेज है, सो सबसे पहले उसको अलग कर दो। उसको कभी भी नॉर्मल के साथ मिक्स नहीं करना है और उसके बाद आपको उस पर लिखना है नॉट फॉर सेल, ताकि गलती से भी कोई वर्कर उसको सेल के लिए ना दे दे या कंटेनर में लोड ना कर दे। ठीक है। और यहां पर्टिकुलर लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज, क्योंकि वर्कर हो सकता है कि उसको इंग्लिश ना आती हो।
ठीक है, तो आप लोकल लैंग्वेज भी प्रेफर कर सकते हैं। और ये वार्निंग साइन रेड लेबल पे आपको लगाना है। लीकेज एंड स्पिलेज फैसिलिटी सच एज बकेट विद लाइम, सॉडस्ट, क्ले, एम्प्टी कंटेनर, स्पेड एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई फॉर क्लीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड स्पिलेज। ये सब जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि हमारे पास एब्जॉर्बेंट पैड होते हैं, डस्ट होती है, जो कि उस केमिकल को कैसे हैंडल करना है। अगर स्पिलेज को हैंडल करना कैसे करते हैं तो उसके लिए आप मेरी दूसरी एक वीडियो हैंडलिंग हैजार्डस केमिकल, एक वीडियो ऑलरेडी हमने इस पे बनाई है, आप उस पे जा सकते हैं। और जैसे ही अगर आपको कहीं स्पिलेज दिखती है तो आपको विदाउट डिले उसको आपको साफ करवाना है। उसको बहुत देर तक खुला ना छोड़ के रखें, इमीडिएटली उस पर आपको एक्शन लेना है। स्टैकिंग वेयर हाउस में कैसी होनी चाहिए, क्या नॉर्म्स हैं कि आपकी जो स्टैकिंग है कितनी हाइट होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। शुड नॉट बी एग्जिबिटेड ऑन रैक और पैलेट बट दे शुड नॉट बी स्टैक टू 8 एक्सीडिंग 2.5 मीटर। आप रैक सिस्टम पे अगर रख रहे हैं, जैसे मैंने पिछली एक इमेज में बताया था, तो पेस्टिसाइड के केस में उन रैक की हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस 13 फीट की मैं अगर बात करूं तो पेस्टिसाइड 13 फीट के आसपास, इससे ज्यादा इसकी हाइट रैक्स में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ फ्लोर पे रखा गया है तो भी डायरेक्ट फ्लोर पे पेस्टिसाइड को स्टोर नहीं करना है। ये एक प्रॉपर पैलेट के ऊपर होना चाहिए ताकि वो ग्राउंड से मॉइस्चर कार्टन एब्जॉर्ब करके वो खराब ना हो जाएं। प्रॉपर पैलेट, प्लास्टिक के पैलेट या वुडन पैलेट होते हैं, उनके ऊपर ही उसको स्टोर करना है। स्टैक इंक्लूडिंग द सेल्फ मस्ट नॉट एक्सीड 1.3 मीटर हाइट। अगर आपने एक रैक के ऊपर या एक पैलेट के ऊपर एक पूरा स्टैक लगाया है तो उसकी हाइट, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, फ्रॉम दिस टू दिस, इसकी हाइट 1.3 मीटर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ नॉर्म्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ पैलेट मस्ट बी एटलीस्ट 1 मीटर वाइड। उसमें चलने फिरने के लिए 1 मीटर की जगह होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे दोनों होने चाहिए, दोनों पैलेट 1 मीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। फिर से मैं जनरल कंडीशन की बात करूंगा कि वेयर हाउस में जनरल कंडीशन, पेस्टिसाइड के वेयर हाउस में जनरल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। वेयर हाउस मस्ट बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फूड, मेडिसिन फैक्ट्रीज एंड वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, नदी के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होने चाहिए ताकि गलती से भी जो केमिकल स्पिलेज है वो किसी भी वाटर स्ट्रीम में मिक्स ना हो जाए। गोडाउन मस्ट हैव गुड वेंटिलेशन, हवादार होने चाहिए ताकि अंदर सफोकेशन पैदा ना हो जाए, उसके लिए वेंटिलेशन, प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन, इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। टेम्परेचर ऑफ द वेयर हाउस मस्ट नॉट इंक्रीज अबव 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी गर्मी ना, वहां पे इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 55 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इफ फर्टिलाइजर स्टोर इन द सेम प्रेमिसेस, अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर किसी एक ही प्रेमिसेस में आप स्टोर कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच में आपको सेपरेशन रखनी है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को आपस में कभी भी मिक्स ना करें। फर्टिलाइजर आपके एक साइड में होने चाहिए और पेस्टिसाइड दूसरी साइड, ताकि वो एक दूसरे से मिक्स ना हो। रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन एंड स्टोरेज मस्ट बी अपडेटेड ऑन द रेगुलर बेसिस। जो भी मटेरियल इन हो रहा है, जो भी मटेरियल आउट हो रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग टू बी डिस्प्लेड। फर्स्ट एड किट तो लगा दी, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि फर्स्ट एड कैसे यूज करनी है। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इन केस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है। सो प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उस चीज के लिए जो भी वहां पे काम कर रहे हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये हर एक वेयर हाउस में डिस्प्ले होनी चाहिए। एम्बुलेंस, फायर, पुलिस, नियर मेडिसिन, ठीक है, एंटीडोट, जो भी एरियाज हैं, तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट हैं, वेयर हाउस का जो मैनेजर है उसका नंबर, हर एक इंफॉर्मेशन वहां पे डिटेल
होनी चाहिए। इस तरह के स्टोरेज कंडीशन मैंने जो बताया, सो इस तरह के आप गाइडलाइन जो हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है, ये ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट किया है अपने हर एक वेयर हाउस में। सो कैसे यूज करना है उसकी गाइडलाइन कर सकते हैं। वर्क प्लेस फर्स्ट एड गाइड, कैसे कैसे फर्स्ट एड दें, क्या करना चाहिए इन केस ऑफ अगर किसी को सफोकेशन हो रही है या किसी के ऊपर पेस्टिसाइड गिर गया या मतलब किसी ने गलती से पेस्टिसाइड किसी के मुंह में चला गया, तो कैसे कैसे उसको फर्स्ट एड देनी है, इस तरह के वार्निंग साइन लगा सकते हैं। और जो स्टोरेज के डाटा के लिए जैसे हम सैप सिस्टम यूज करते हैं, इस तरह के सिस्टम अब तो कंप्यूटराइज्ड ड्रिवन सिस्टम होते हैं, उस पर इमीडिएटली अपडेट करना है। इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्टेशन, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन भी देखता है, लोडिंग अनलोडिंग देखता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसमें भी सेफ्टी से काम कर सकें। शुड नॉट बी शिप्ड अलोंग विद द फूड आइटम, जैसे मैंने बताया कि किसी ऐसे कंटेनर में उसको ना भेज दें जिसमें फूड आइटम भी जा रही है, या कोई मेडिसिन जा रही है, या कोई टॉयज जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, या कोई हाउस होल्ड फर्निशिंग जा रही है। मीन्स पेस्टिसाइड ऐसे कंटेनर में ना हो जिनको इंसान टच करता है, यूज करता है, जैसे फूड हो गया, टॉयज हो गया, बच्चे जैसे खिलौने होते हैं मुंह में डालते हैं, तो अगर वो कंटेमिनेटेड होगा तो उसका बैड इफेक्ट उन पे आएगा। पेस्टिसाइड शुड नॉट बी कैरीड इन ए पैसेंजर कंपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऐसा ना हो कि एक ट्रक में लोडिंग हुई और कुछ जो मटेरियल बचा था वो ड्राइवर ने अपने साथ ही कंपार्टमेंट में रख लिया, ऐसा भी ना हो। और पेस्टिसाइड वाले कंटेनर में कोई भी अटेंडेंट या कोई भी पर्सन जहां पेस्टिसाइड रखे हैं कंटेनर में वहां ट्रेवल ना करे, ठीक है। व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग पेस्टिसाइड शुड कैरी हैजार्डस वार्निंग और कॉजनरी नोटिस प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। जब भी कंटेनर हम भेजते हैं तो उस पर साइन होना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड कंटेनर है, हम पेस्टिसाइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड शुड ऑल द टाइम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट बी केप्ट टाइटली सिक्योर्ड एंड कवर्ड, ठीक है। ये जनरल रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की। प्रॉपर इंस्पेक्शन शुड बी देयर बिफोर लोडिंग, कोई भी मटेरियल लोड करने से पहले प्रॉपर 2 लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं ताकि लीकेज मटेरियल या कोई डैमेज्ड मटेरियल ट्रक में ना चला जाए और वो सारा का सारे मटेरियल को खराब कर दे या इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर्सनल स्पेशली सुपरवाइजरी पर्सन शुड बी ट्रेन्ड एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू प्रोसीजर, इस तरह की ट्रेनिंग भी लोगों को होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट के टाइम में कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है। अब मैं बात करता हूं इन्वेंट्री एंड 3C कंसेप्ट ऑफ वेयर हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टाइम टू टाइम इन्वेंट्री लेते हैं और हम 3C कंसेप्ट की अगर बात करूं, सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ए कंपनी इन्वेंट्री, management of raw material component and finished product as well as warehousing and processing of such item. So inventory management means क्या मटेरियल आया, कितना हमें चाहिए, कितना मैन्युफैक्चरिंग में दिया और कितना हमने आगे डिस्पैच किया। सो इट इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री, जो एक सेफ इन्वेंट्री हमारे पास होती है, जो होनी चाहिए। उसको मैनेज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। कीप ट्रैक योर इन्वेंट्री एंड ऑफर ए सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ स्टॉक। सेंट्रलाइज व्यू ऑफ स्टॉक, हमें पता चलता रहता है कि क्या कितना मटेरियल है, कब कितने मटेरियल की डिमांड हमें पड़ेगी। कंट्रोल योर कॉस्ट बाय मेकिंग स्टॉक रिपोर्ट फॉर एनालिसिस ऑफ योर इन्वेंट्री, कॉस्ट का हमें पता चलता है। इंप्रूव योर डिलीवरी बाय मैनेजिंग स्टॉक आउट एंड मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कस्टमर को हम बता सकते हैं इतना मटेरियल मेरे पास है और हम इतने टाइम में आपको दे सकते हैं। सो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इन्वेंट्री manages planning and forecasting by analyzing data trends, reduce the time for managing inventory by keeping record in place. So it is the benefit of inventory. ये बहुत सारे इन्वेंट्री के फायदे हैं। 3C कंसेप्ट एक्चुअली क्या है? इट इज करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट लोकेशन एंड करेक्ट कंटेनर। अगर मैं वेयर हाउस की बात करूं, सो वेयर हाउस में हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी क्वांटिटी क्या है, दैट इज करेक्ट क्वांटिटी। फर्स्ट C इज करेक्ट क्वांटिटी। वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब आप एक उसको प्रॉपर वे में
प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे और प्रॉपर कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, जैसे वेयर हाउस सिस्टम है उसमें एक पैलेट के ऊपर 16 बैग आते हैं और एक रैक में सपोज 10 पैलेट आते हैं। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक रैक में हमारे 10 into 16 160 बॉक्सेस हमारे ऑलरेडी पड़े हैं। सो आप एक बार में देख के अगर पूरा वेयर हाउस का एक रैक भरा है तो आप एक रैक में बता सकते हो 160, अगले रैक में 160, अगले रैक में 160। आपको कैसे पता चलेगा? जब उन सभी की क्वांटिटी सेम होगी, वो सभी प्रॉपर लोकेशन पे पड़े होंगे और प्रॉपर कंटेनर में पड़े होंगे। ठीक है, जिस बॉक्स में होना चाहिए उसी में होंगे। ऐसा ना हो कि कोई आधा बॉक्स पड़ा है या कोई जिस बॉक्स में नहीं होना चाहिए दूसरे वाले में पड़ा है। सो दिस इज 3C कंसेप्ट जिससे वेयर हाउसिंग कंट्रोल होती है। फर्स्ट इज करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट लोकेशन एंड करेक्ट कंटेनर। सो दिस इज 3C कंसेप्ट। जैसे इजीली इसमें बता सकते हैं कि इसमें हमारे कितने कम हैं। अगर मैं इस रैक की बात करूं, इसमें 3 पैलेट कम हैं। ठीक है, ऊपर 3, नीचे 3, नीचे भी 3 आने थे और वो 3 क्या हुआ, 1 2 3 सॉरी मीन्स एक अभी इंस्पेक्शन में है, एक हमारा अनलोड हो रहा है और एक लोड हो रहा है, एक ऑलरेडी लोड हो गया। सो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा मटेरियल कहां कितना पड़ा है। सो इस तरह से दैट इज 3C कंसेप्ट। फीफो सिस्टम हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये भी वेयर हाउसिंग का सबसे जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं कि फीफो सिस्टम। फर्स्ट इन, जो मटेरियल पहले एंटर हुआ है वो मटेरियल पहले बाहर जाएगा, ताकि आप जो मटेरियल की सेल्फ लाइफ होती है आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। या सेल्फ लाइफ की हम बात करें, जैसे सैप में सेल्फ लाइफ के थ्रू या मैन्युफैक्चरिंग डेट के थ्रू उसको मेंटेन करते हैं। जो मटेरियल पहले बना है वो पहले बिकेगा। ठीक है, ताकि गलती से भी कोई मटेरियल ऐसा ना हो जो पीछे छूट जाए और वो अपनी सेल्फ लाइफ एक्सीड कर जाए, एक्सपायर हो जाए। सो दैट इज फीफो सिस्टम, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट सिस्टम। यहां एक एग्जांपल मिल्क का लिया है कि मिल्क में अगर सप्लाई करते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर में, तो ग्रोसरी वाला क्या करता है, सबसे पहले आपको वो मिल्क देगा जो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, वेयर हाउस लेआउट की अगर मैं बात करूं, सो वेयर हाउस लेआउट या उसका एक जो डिजाइन होता है उसका भी डिस्प्ले बहुत जरूरी होता है वेयर हाउस के आउटसाइड, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि मेरा कौन सा मटेरियल कौन सी लोकेशन पे पड़ा है। ये आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी हो सकता है, ये आपके डिस्प्ले में भी हो सकता है, ताकि इजीली अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मुझे पता चल जाए कि कौन सी रो में ये पड़ा हुआ है। इस तरह का आप लेआउट बना सकते हो। ये एक लेआउट का एग्जांपल है एंड दिस इज द एक्चुअल लेआउट ऑफ हैदराबाद गोडाउन जो हमने बनाया है। एक्चुअल लेआउट मुझे पता है कि जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन में इंसेक्टिसाइड है, बीच वाली लाइन में फंजीसाइड रखते हैं और उससे आगे वाली लाइन में हर्बिसाइड है और उससे आगे वाली लाइन में हमारे पीजीआर हैं। तो क्वांटिटी वाइज हमने एरिया को डिवोट कर दिया है और इजीली पता है कि कौन सा मटेरियल कहां पे पड़ा हुआ। दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस लेआउट। लास्ट इज वेयर हाउस ऑडिटिंग। ऑडिटिंग वेयर हाउस की क्यों जरूरी है? ठीक है, वाई ऑडिट? मेंटेन पार्टिसिपेंट एंड स्टाफ सेफ्टी। जब हम बार बार किसी चीज का ऑडिट करते हैं, सपोज अभी हमने साउथ में और ईस्ट में काफी सारे ऑडिट करे हैं, अदर्स जो हम ये ऑडिट प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे हम फिजिकल ऑडिट करें चाहे हम ऑनलाइन ऑडिट करें, लेकिन उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर लिस्ट, फर्स्ट एड, ठीक है, और काफी सारे जो सेफ्टी प्रोसीजर, आपकी ट्रेनिंग कैसी है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट और स्टाफ है वो सेफ रहे। ठीक है, इस तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। मेंटेन डाटा क्वालिटी। हम उनसे डाटा की डिमांड करते हैं कि आप बताइए आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, क्या आपका सिस्टम है, किस तरह की एसओपीज आपने बना रखी हैं। प्रोटेक्ट रेपुटेशन ऑफ द स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल। ठीक है, प्रोटेक्ट करंट एंड फ्यूचर फंडिंग। इंप्रूव क्वालिटी। आपके काम की क्वालिटी को ऑडिट क्या करता है?
इंप्रूव करता है, यूजफुल फॉर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट दैट इज डिफरेंट, एनकरेज टीम वर्क में इजाफा होता है। टीम वर्क ऑडिट जब करते हैं तो सारी टीम मिलके उस सिस्टम को सेटअप करती है, तो टीम वर्क में हेल्प होता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट, इंसिडेंट या कोई लॉस होने से बचाते हैं। इस तरह के जो इन्वेंट्री लॉस होते हैं जिनको हम इन्वेंट्री लॉस बोलते हैं, तो अगर ऑडिट करते हैं तो इन्वेंट्री लॉस बचता है, इट मीन्स आपका वहां हेल्प होती है। कॉन्ट्रेक्चुअली एंड ऑब्लिगेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको कई बार गवर्नमेंट मांग सकती है कि आप ऑडिट बताइए, या कई बार बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑडिट करती हैं, खुद से ऑडिट करती हैं, उनको करना पड़ता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। ऑडिट डजंट मीन्स कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है या कोई रिसर्च करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर हाउस, जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल कंडीशंस एंड हाउ टू मैनेज द वेयर हाउस इन ए प्रॉपर वे टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, एनी इंसिडेंट एंड एनी फाइनेंशियल लॉस। थैंक यू।